नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जो मजबूत नेता होता है किसी पार्टी का, वो दरअसल अपनी पार्टी को कमज़ोर करता है। क्यों ऐसा करता है? वो जानबूझकर नहीं करता, उसके सामने विकल्प नहीं होता। वो अपनी पार्टी को कमज़ोर करना नहीं चाहता, लेकिन उससे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पार्टी की ताकत की ज़रूरत होती है। उसके लिए उसको बाकी लोगों को छोटा दिखाने की ज़रूरत होती है, बाकी लोगों को कमज़ोर, बाकी लोगों को उसकी तुलना में अक्षम दिखाने की कोशिश करनी होती है। इसलिए नेता जो है, मजबूत नेता और मजबूत दिखे और उसका बड़ा कद दिखे, इसलिए वो अपनी पार्टी को कमज़ोर करता है अनजाने में। वो चाहता नहीं ऐसा, वो अपने को मजबूत करना चाहता है, पार्टी को कमज़ोर नहीं करना चाहता, लेकिन नतीजा वही होता है। अक्सर तुलना होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ताकतवर नेता थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, और उन्होंने अपनी पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए और अपने को सुरक्षित उस पद तक, मतलब उस पायदान तक रखने के लिए तमाम उभरते हुए नेताओं का कद कम करने की कोशिश की, लगातार छटनी की। और उस छटनी के क्रम में उन्होंने एक नई संस्कृति का विकास किया, जिसको कांग्रेस के लोग कहते हैं गणेश परिक्रमा, यानी वफादारी का सबूत। जो वफादार है वही कामदार है। ये कांग्रेस का एक तरह से घोषित नियम बन गया कि अगर आप परिवार के प्रति वफादार हैं, नेता के प्रति, परिवार के प्रति वफादार हैं, तो आप पार्टी के काम के हैं, उपयोगी हैं, आपको पद मिलेगा, आपको जो है जो कुछ आप चाहेंगे मिलेगा, शीर्ष पद के अलावा। शीर्ष पद की आप कामना मत कीजिए, बाकी आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अब मिलेगा तो नेता की कृपा से मिलेगा। तो आप कृपा पात्र बने रहिए, आप हमेशा याचक की मुद्रा में रहिए। कभी अपना ईगो दिखाने की, कभी अपना आत्मसम्मान दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आत्मसम्मान दिखाने की कोशिश करेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। ये इंदिरा गांधी का सिद्धांत था। उस चक्कर में उन्होंने जितने क्षत्रप थे कांग्रेस के, यानी राज्यों में जो नेता थे, जो ताकतवर, जो जनाधार वाले नेता थे, उनको लगातार कमज़ोर किया। उनकी जगह पर ऐसे लोगों को रखा जो जी हुजूर थे, जो यसमैन थे इंदिरा गांधी के और उनके परिवार के। तो परिवार के यसमैन तो उनकी संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती गई। ऐसे वफादार लोगों की फौज खड़ी हो गई, लेकिन वो पार्टी के किसी काम के, नेता के काम के तो थे। नेता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। गलत सही इससे कोई मतलब नहीं उनको। नेता ने जो कहा वो उनके लिए कही हुई बात जो है अंतिम आदेश की तरह थी, उसको मानते थे। लेकिन पार्टी का उससे नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान जो है तत्काल नहीं होता है, बड़ा धीरे धीरे होता है, और उसका असर धीरे धीरे होते हुए एक दिन अचानक लगता है कि जैसे खड़ा हुआ पेड़ गिर जाए अचानक, तो लगेगा कि अचानक कैसे गिर गया, लेकिन उसकी जड़ों में कमज़ोरी बहुत लंबे समय से आ रही होती है, तब वो गिरता है। अचानक ऐसे बेवजह नहीं गिर जाता। कोई मजबूत और जड़ वाला पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत हो, वो ऐसे नहीं गिरता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति उपजी, उसमें उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, प्रचंड बहुमत से बन गए। और कांग्रेस के लोगों को ये धोखा हो गया, ये मुगालता हो गया कि उनकी पार्टी बहुत मजबूत है और देश में बहुत लोकप्रिय है, और लोग कांग्रेस पार्टी के अलावा और किसी पार्टी को चाहते नहीं हैं। इस मुगालते में 1984 का चुनाव तो निकल गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को रियलिटी का, कांग्रेस को सच्चाई का भान होना शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर पाई। कांग्रेस को लगा कि ये जो कुछ हो रहा है, 1984 के बाद 1989 का 89 का चुनाव हुआ और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के लिए और राजीव गांधी के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था, झटका था। लेकिन उनको लगा कि ये जो है वन टाइम अफेयर है, एक बार हो गया ऐसा, बार बार ऐसा नहीं होगा, ये तुक्का था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, कुछ गलतियां हो गई, उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन 1991 में फिर ऐसा हुआ, राजीव गांधी की हत्या हो गई। उससे उपजी सहानुभूति से कांग्रेस फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। लेकिन 1984, 1984 और आज का दिन
39 साल, लगभग 4 दशक होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर केंद्र में बहुमत नहीं मिला। वो कांग्रेस पार्टी जिसका वर्चस्व था पूरे देश में, जो 1952 का चुनाव जीती, 57 का जीती, 62 का जीती, 67 का जीती, 71 का जीती, उसके बाद 77 में हारी, 80 का जीती, 84 का जीती वो, और ये सब चुनाव वो पूर्ण बहुमत से जीती। लेकिन वहीं फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि नीचे तो ज़मीन पर कुछ था नहीं, यानी जो कांग्रेस का वृक्ष था उसकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी थीं, तो उसको गिरना ही था। उसमें आई सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर 20 साल अध्यक्ष रही, 10 साल तक जो है निष्कंटक राज किया, 10 जनपद से सरकार चलाई, केंद्र की सरकार, भारत सरकार चलाई। जो चाहती थी वो होता था। उनकी भ्रकुटी अगर टेढ़ी हो गई तो मंत्रियों की हालत खराब हो जाती थी, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़कता था सोनिया गांधी की मर्जी के बिना। तो नेता तो ताकतवर हो गई, लेकिन राज्यों में जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे भी बुरा किया सोनिया गांधी ने, और कमज़ोर करती गई पार्टी को। केवल और केवल वफादार और अयोग्य वफादार, उनकी संख्या बढ़ने लगी, और उनकी संख्या बढ़ने लगी तो उसका असर देखिए, फिर कह रहा हूँ कि असर तत्काल नहीं होता है। जब वो गिरता है मंच जो है धड़ाम से, तो एक बारगी जो है नीचे जाता है, सबको लेकर जाता है। वही हुआ 2014 में। 2004 से 2014 में जो तांडव किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए। ये मानकर सोनिया गांधी और उनके साथी मान रहे थे कि उनके खिलाफ बोलने वाला, उनके खिलाफ खड़ा होने वाला, उनको हराने वाला, उनको सत्ता से बाहर करने वाला अब कोई है नहीं, उनके लिए कोई चुनौती है नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, और वही हुआ 2014 में। 2014-2019 2 चुनाव हो चुके लोकसभा के, जिनमें पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब कांग्रेस और बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी अधिनायकवादी हैं, अपनी पार्टी में डिक्टेटरशिप चलाते हैं, और जैसे इंदिरा गांधी चलाती थी। सोनिया गांधी का नाम नहीं लेते लोग, सोनिया गांधी को उतना मजबूत नहीं मानते, क्योंकि सोनिया गांधी पद पर नहीं रही, किसी पद मतलब सरकारी पद पर, प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो प्रधानमंत्री नहीं बनी तो उस तरह का पद नहीं था, तो उस तरह की शक्ति नहीं थी, लेकिन उस तरह की जवाबदेही नहीं थी। वो बिना किसी जवाबदेही के सारी जो पावर है प्रधानमंत्री पद की, सरकार के मुखिया की, उसको एंजॉय करती रही पूरे 10 साल। और उस 10 साल में उन्होंने पार्टी में एक भी नया नेता खड़ा करने की कोशिश की हो जिसका कोई जनाधार हो, तो आपको खोजे नहीं मिलेगा, एक नाम खोजे हुए नहीं मिलेगा। अब आप बात कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। 17-18 साल की उम्र में घर से निकल गए, हिमालय की कंदराओं में रहे, गुफाओं में रहे, दर दर घूमते रहे, साधु के वेश में। एक दिन में जो कुछ मिला वो खाया। उनके जीवन में ऐसा भी समय आया, लंबे समय तक ऐसा हुआ, कई साल तक, जब 2 दिन तक लगातार एक तरह का खाना नहीं खाया उन्होंने। फिर संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बने, तो झाड़ू पोछा लगाने से सब कुछ सारा काम किया, चाय बेचने का काम किया। यहाँ से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब मेरी समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस देश के गरीब व्यक्ति से एक ऑर्गेनिक रिश्ता था, एक जीवंत रिश्ता था और है। आम आदमी का इतना जो भरोसा है उन पर, वो इसी कारण है कि वो नरेंद्र मोदी में अपनी छवि देखता है। हम भी इस दौर से गुजरे हैं और उसकी महत्वाकांक्षा और छलांग मारती है। उसको लगता है कि हम भी एक दिन ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ये जो उम्मीद जगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों की महत्वाकांक्षा, उनकी जो एस्पिरेशन है, उसको पंख लगा दिए। लेकिन मैं मजबूत नेता और कमज़ोर पार्टी की बात कर रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद और ताकतवर हुए, देश में ताकतवर हुए, दुनिया में ताकतवर हुए। आज उनके मुकाबले का कोई नेता दुनिया के किसी देश में नहीं है।
भारत की ही बात मत कीजिए, भारत में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। इसके बावजूद उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना उनके विरोधियों के लिए मुश्किल होता है। उनके विरोधी मुगालते में रहते हैं। 14 में जीते तो उनको लगा कि ये फ्लूक था, एक बार जीत गए, दूसरी बार नहीं जीतेंगे। 2019 में भी जीत गए। तब उनके विरोधियों को लगा कि मामला जो है कुछ गड़बड़ है, हम शायद अब मिलकर लड़े तो कुछ बात बन सकती है, तो इसलिए ये विपक्षी दलों का गठबंधन बना है। मेरा मानना है कि मिलकर लड़े, अकेले लड़े, नतीजा वही आना है, नतीजे में कोई फर्क नहीं होना। सिर्फ इस गठबंधन के बनने से ये होगा कि नैरेटिव जो बनेगा उसमें ऐसा दिखाई देगा कि शायद लड़ाई हो रही है, जो कि होगी नहीं। लड़ाई से मतलब होता है जब मुकाबला कांटे का हो, संघर्ष हो और उसमें संभावना इस बात की बनी रहे कोई भी पक्ष जीत सकता है। ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी ने अपनी पार्टी को कमज़ोर किया? जैसे मैंने दुनिया के किसी दूसरे देश का उदाहरण नहीं दिया जानबूझकर, बात लंबी हो जाएगी, केवल भारत का उदाहरण दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी से शुरू किया था, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के अलावा एक नेशनल पार्टी है, इसलिए उसी की बात हो रही है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। किसी पार्टी का नेशनल फुटप्रिंट नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की ही तुलना हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? ताकतवर होते गए। जितना थे 2013-14 में उससे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं। उनके बराबर उनके आसपास कोई दिखाई नहीं देता है, न देश में न दुनिया में। इस मजबूती के लिए और इस ताकत के लिए उन्होंने अपनी पार्टी की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को कमज़ोर नहीं किया। ऐसा कैसे? उसकी एक बड़ी वजह है कि बाकी नेताओं की तुलना में नरेंद्र मोदी इस सोच के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में नहीं पहुंचे कि उनको 5 साल का कार्यकाल चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। वो लॉन्ग टर्म की सोच कर आए थे, वो एक टर्म की सोच कर नहीं आए थे कि एक टर्म जो है प्रधानमंत्री बन जाऊं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहलाया जाऊंगा, बस हो गया। ऐसा सोचकर नहीं आए थे। वो ये सोच कर आए थे कि लंबे समय तक सत्ता में रहना है, और लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि संगठन मजबूत हो, और संगठन मजबूत हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरी कतार के नेताओं को विकसित करें, उनको बढ़ने का अवसर दें। ये जो सामूहिक ताकत होती है वो एक इस तरह ऐसी ताकत बन जाती है सब मिलाकर कि वो कई गुना आपकी शक्ति बढ़ा देती है। नरेंद्र मोदी की ताकत वही है, अपनी पार्टी में दूसरी कतार के नेतृत्व को विकसित करना। ये आप मान कर चलिए सिर्फ वो नेता कर सकता है जो असुरक्षित महसूस न करता हो। चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे सोनिया गांधी, ये सब शीर्ष पद पर तो पहुंच गए, लेकिन अपने को हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहे कि किसी का कद अगर बड़ा हो जाएगा, कहीं कोई बड़ा ना हो जाए, हमारे लिए खतरा ना बन जाए। मोदी के मन में ये बात आती ही नहीं कि कोई उनके लिए खतरा बन सकता है। अब आप देखिए उन्होंने 9 साल में किया क्या है। 9 साल में उन्होंने 4 राष्ट्रीय स्तर के नेता तैयार कर दिए। ये काम जो है आज देखने में पीछे मुड़कर बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं होता है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार जीते हैं लगातार, और दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए हैं। और उत्तर प्रदेश का जिस तरह से कायाकल्प किया उन्होंने, एक बीमारू राज्य को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना दिया है। केवल राजनीति की दृष्टि से मत देखिए, आर्थिक दृष्टि से भी देखिए, विकास की दृष्टि से भी देखिए। जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अभूतपूर्व हो रहा है। उसका अंदाज़ा कुछ साल बाद और ज़्यादा लगेगा। जिस दिन उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया है। तीसरे नेता का नाम लूँगा, देवेंद्र फडणवीस। हालांकि इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें होना चाहिए था मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर। 5 साल महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, शानदार काम किया, फिर से जनादेश लेकर आए। वो अलग बात है कि उद्धव ठाकरे के धोखे के कारण सरकार नहीं बनी।
बाद में सरकार बनी, तोड़ फोड़ से बनी। उद्धव ठाकरे की पार्टी से एकनाथ शिंदे निकले, एनसीपी से जो है शरद पवार की पार्टी से अजित पवार निकले, और इस समय मजबूत और स्थिर सरकार है महाराष्ट्र में। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, उनकी संगठन की क्षमता और उनकी प्रशासनिक क्षमता दोनों 5 साल में निखर कर आई। आज वो भले ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों इस सरकार में महाराष्ट्र की, लेकिन वो उस सरकार की धुरी हैं। उनके इर्द गिर्द ये सरकार चल रही है और उनका कद राष्ट्रीय नेता से, किसी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं है। किसी भी समय राष्ट्रीय भूमिका उनको कोई भी दी जा सकती है। और चौथे नेता हैं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेबल से नहीं आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। उन्होंने जिस तरह से भाजपा में आने के बाद भाजपा की संस्कृति को अपनाया है, जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाया है, उससे लगता ही वो मतलब बिल्कुल दूध में पानी की तरह घुल मिल गए हैं। ज़्यादातर नेता बाहर से आते हैं तो उनका रिश्ता पानी और तेल वाला होता है। साथ तो रहते हैं लेकिन घुलते मिलते नहीं। हिमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। ये 4 नेता, और ये 4 ही नहीं हैं, ये 4 नेताओं का नाम मैंने इसलिए लिया कि इनका राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन चुका है। और एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में या उनके किसी व्यवहार से, उनकी किसी बात से या उनके किसी आचरण से ये संकेत नहीं मिला कि वो इनमें से किसी से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनको बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इनका कद बढ़े, इनका जनाधार बढ़े, इनकी स्वीकार्यता बढ़े, इसका प्रयास करते रहते हैं। ये फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। ये फ़र्क है नरेंद्र मोदी में और दूसरे नेताओं में। नरेंद्र मोदी में पद की उस तरह से लिप्सा नहीं है। वो प्रधानमंत्री जरूर बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। वो सत्ता में बने रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो उनका लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए सत्ता में रहना ज़रूरी है। इस बात को वो समझते हैं और लंबे समय तक रहना ज़रूरी है। और वो ये भी मानकर चलते हैं, वो ऐसे लोगों में नहीं है कि आफ्टर मी डिल्यूज, जो है कि मैं रहूं उसके बाद सब खत्म हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। वो उनका जो विजन है उसमें उनके बाद भी पार्टी लगातार लंबे समय तक सत्ता में बनी रहे। इस दृष्टि से वो पार्टी का संगठन और जो है जो शासन चला रहे हैं उसको उस दिशा में ले जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ये स्थायी बने, भाजपा का जो राज है वो स्थायी बने। तो मोदी ने इस मिथक को तोड़ा है कि मजबूत नेता, अपनी ताकतवर नेता अपनी पार्टी को कमज़ोर करता है। मजबूत नेता, ताकतवर नेता अगर अपने को असुरक्षित महसूस न करे तो वो पार्टी की ताकत बढ़ा सकता है, पार्टी को मजबूत बना सकता है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस तरह का उदाहरण आपको जो है भारतीय राजनीति में दूसरा मिलेगा नहीं कि किसी नेता ने जो अपने अपने पुत्र पुत्रियों और परिवार के लोगों को जो बढ़ावा देते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपने परिवार से आगे देख नहीं पाते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनका कोई विजन नहीं होता है। परिवार को सत्ता में बनाए रखने के अलावा उनकी कोई सोच नहीं होती है। न वो प्रदेश के बारे में सोचते हैं, न देश के बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी न परिवार के बारे में सोचते हैं, न दोस्तों मित्रों के बारे में सोचते हैं। वो संगठन, समाज और देश के बारे में सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरह की उसकी सोच हो तभी वो इतना बड़ा काम कर पाता है, तभी वो अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करता। किसी तरह की असुरक्षा की भावना उसके मन में नहीं आती है। इंदिरा गांधी जब अपने लोकप्रियता के पीक पर थीं, शिखर पर थीं, तब भी असुरक्षित महसूस करती थी। नरेंद्र मोदी में ये भाव कभी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री थे तब भी ये भाव नहीं दिखाई दिया कि वो किसी से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि उनके राज्य में केशुभाई पटेल जैसा कद्दावर नेता था। इसके बावजूद तो ये फ़र्क होता है विजन का, ये फ़र्क होता है आत्मविश्वास का, ये फ़र्क होता है लोगों पर भरोसे का। जो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि उनको लोगों पर भरोसा है और लोगों ने बताया कि आपको जैसे भरोसा है हम पर, हमें भी आप पर भरोसा है। इसलिए ये बदलाव आ रहा है। और अगले 5 साल 2024 से 2029
मेरा मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, उसके संगठन में और उसके विकास में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।